दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि क्यों ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए उन म्यूचुअल फंड से निकलने का जो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ म्यूचुअल फंड्स की जो लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि क्या वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और आपको एटलीस्ट 1-1.5 साल का टाइम उसे देना चाहिए ये चेक करने के लिए कि क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया या नहीं कर पाया, आपको उससे निकलना है या नहीं निकलना है। तो दोस्तों आज मैं 3 कैटेगरीज की स्मॉल कैप, मिड कैप और ईएलएसएस कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स पे बात करूंगा जो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और मेरे हिसाब से आपको इनमें से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज इसलिए चूज की है। सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी। दोस्तों ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कैटेगरी होती है और अगर आप इतना ज्यादा रिस्क ले भी रहे हैं उसके बावजूद अगर आपका म्यूचुअल फंड आपके बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, बीट कर भी पा रहा है तो 1-2% से ही बीट कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको क्विकली उन फंड से निकल जाना चाहिए। दूसरा, मिड कैप भी एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं। यहां पर भी अगर आपको बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है आपका म्यूचुअल फंड तो ऐसे फंड्स में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा, ईएलएसएस कैटेगरी में यहां पर कवर करूंगा। उसका भी एक रीजन ये है क्योंकि सिंस इसमें जो आप पैसा लगाते हैं वो आपका 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने की जो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ताकि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। तो आइए दोस्तों क्विकली हम लोग देख लेते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के कुछ फंड्स जो मुझे लगता है आपको क्विकली इनसे निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम मिड कैप कैटेगरी में चलते हैं तो पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड। अगर मैं इसकी बेंचमार्क से रिटर्न को कंपेयर करता हूँ और यहाँ पर मैंने 3 साल का रोलिंग पीरियड ले लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। आप अगर देखेंगे एज ऑन डेट पिछले 3 साल की रोलिंग रिटर्न अगर हम देखते हैं इसके बेंचमार्क ने 27% की रिटर्न जनरेट किया है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 25% की रिटर्न यहाँ पर जनरेट किया है। और उसके पीछे भी अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग हर पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे फंड्स जो लगातार बहुत टाइम से अपने बेंचमार्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे फंड से आपको निकल जाना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर मैं इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे बात करता हूँ, आप देख सकते हैं लगातार बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने के बावजूद इस फंड की जो एक्सपेंस रेशो है ये बहुत ज़्यादा हायर साइड पे 1.22% की एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। तो मुझे लगता है जो फंड बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है और उसके बावजूद वो एक्सपेंस रेशियो इतनी हायर चार्ज कर रहा है अपने इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर्स का कोई फायदा ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करके नहीं होने वाला है। दूसरा फंड दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 साल की रोलिंग रिटर्न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कई सालों से ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी ये फंड अपने बेंचमार्क को थोड़ा सा स्लाइटली 1% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर दे रहा है, लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे लगता है कि ये फंड ऐसा फंड है जो अपने बेंचमार्क को लंबे टाइम से बीट नहीं कर पा रहा है और अभी भी पिछले 3 सालों की अगर हम रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं तो ये अपने बेंचमार्क से सिर्फ 1% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और इसकी अगर मैं एक्सपेंस रेशो पे बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लगातार अपने बेंचमार्क को बीट ना करने के बावजूद ये फंड 1.09% की एक्सपेंस रेशो आप लोगों से चार्ज कर रहा है। दोस्तों आज के ज़माने में जहां इतने सारे फंड्स हैं जो 0.4-0.5% की एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं और वो बेंचमार्क को भी लगातार बीट कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसे फंड जो लगातार कम रिटर्न देने के बावजूद भी एक्सपेंस रेशो हाई रख के बैठे हैं, इन्वेस्टर्स को क्विकली ऐसे फंड से निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों तीसरा फंड आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। दोस्तों ये फंड भी अपने बेंचमार्क को काफी लंबे टाइम से बीट नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम एज ऑन डेट यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड ने 4% कम रिटर्न दिया अपने बेंचमार्क से और लगातार पिछले 5 सालों में आप देखेंगे अगर हम इसकी 3 सालों की रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं तो ये अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं कर पा रहा है। और इसकी भी अगर मैं एक्सपेंस रेशो पे आपको बात करता हूँ तो इसकी एक्सपेंस रेशो 1.11% के आसपास चल रही है, तो इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफी हायर साइड पे है। तो यहाँ से भी मुझे लगता है इस फंड से भी आपको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 3 फंड्स है जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए, इन तीनों फंड में एक कॉमन चीज आप देख सकते हैं कि ये लगातार लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं और बेंचमार्क को बीट ना करने के बावजूद इनकी एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है। दोस्तों और भी फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी में जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं,
हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 3 फंड्स ही हर कैटेगरी से कवर करूंगा। अब दोस्तों अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की यहाँ पर बात करते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पहला फंड आ जाता है आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी रिटर्न्स देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स 3 सालों की, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। 4% कम रिटर्न ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट कर रहा है। और दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी जो एक वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी है, और इसमें अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है या उसके आसपास की रिटर्न दे रहा है, तो मुझे लगता है आपको क्विकली ऐसे फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.07% की एक्सपेंस रेशो ये चार्ज कर रहा है। हायर साइड पे एक्सपेंस रेशो चार्ज की जा रही है इन्वेस्टर से उस बेंचमार्क को ना बीट करने के बावजूद। तो ऐसे फंड से जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, एक्सपेंस रेशो हायर चार्ज कर रहे हैं और बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे फंड से इन्वेस्टर को जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। दूसरा फंड आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, और ये फंड भी अगर आप देखेंगे 3 साल के रोलिंग पीरियड में अगर हम देखते हैं, ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, और बीट भी ये 3-4% से नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गैप है इसका और इसके बेंचमार्क की परफॉर्मेंस का। और दोस्तों हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाएं, और ये फंड्स अभी भी अच्छी रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को ऐसे फंड से निकल जाना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं इस फंड की भी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की एक्सपेंस रेशो ये फंड भी अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। दोस्तों तीसरा फंड है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, हालांकि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे रिटर्न कुछ यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1-1.25% का डिफरेंस ये फंड अपने बेंचमार्क से दे रहा है। और आप पीछे जाकर देखेंगे तो मोस्टली ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। और अगर हम इसकी भी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करें तो 1.29% के आसपास की एक्सपेंस रेशो ये फंड भी अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तो एक्सपेंस रेशो इन सभी फंड्स की ज़्यादा है और ये अपने बेंचमार्क को लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, ELSS कैटेगरी पे। तो दोस्तों ELSS कैटेगरी में सबसे पहला फंड है HDFC टैक्स सेवर फंड, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 साल में इसने एक रूलिंग रिटर्न अगर आप देखते हैं तो अपने बेंचमार्क से लगभग 6% कम रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो काफ़ी कम रिटर्न जनरेट हो रही है, और आप देखेंगे लगातार अंडर परफॉर्म ये फंड अपने बेंचमार्क को कर रहा है। 3 सालों में अगर आप इसकी रूलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं हम, तो ये लगातार अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों अगर मैं इसकी भी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करता हूँ तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आप देखिए 1.25%। दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक्सपेंस रेशो को आपको इन आइसोलेशन नहीं देखना है, लेकिन वो फंड्स जो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं और वो बेंचमार्क को बीट ना करने के बावजूद बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं, ऐसे फंड से आपको निकल जाना चाहिए, बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, 9300 करोड़ के आसपास हो चुका है। ये मुझे कमाल की बात लगती है कि कुछ फंड्स जो बहुत लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बीट नहीं कर पा रहे हैं, उन फंड्स के पास भी लगातार एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है। दोस्तों दूसरा फंड आ जाता है इस कैटेगरी में ICICI प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये भी एक टैक्स सेवर फंड है, ELSS फंड है, और अगर मैं इसकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लगभग 1% के आसपास की कम रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से दी है अगर हम 3 सालों की रोलिंग रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पर 5 सालों की इसकी रिटर्न्स भी लगातार देख रहे हैं तो इसने लगभग अपने बेंचमार्क जितनी रिटर्न ही दी है या उससे थोड़ी कम रिटर्न दी है। आप यहाँ पर भी देखेंगे आज से 2-3 साल पहले भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, और आज के टाइम में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज़ मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्सपेंस रेशो यहाँ पर भी हायर साइड पे है, 1.17% की। यही एक रीज़न है कि एक फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो पैसा इन्वेस्टर्स का ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर भी आप देखेंगे, मुझे इसमें भी काफ़ी हैरानी होती है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का भी हो चुका है। तो अगर आप ऐसे फंड्स में बने हुए हैं, आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन आएगा जब ये फंड परफॉर्म करेगा, तो दोस्तों जब तक
ये एक्सपेंस रेशो कम नहीं हो जाती, लगभग आधी नहीं हो जाती, तब तक मुझे नहीं लगता है ऐसे फंड परफॉर्म करना शुरू करेंगे। दोस्तों ये जो तीसरा फंड है ये एक ज़माने में मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट फंड्स हुआ करता था, और उसका रीज़न ये था कि अगर आप देखेंगे आज से 2-3 साल पहले की इसकी परफॉर्मेंस, तो ये फंड अपने बेंचमार्क से बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट करता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा ये फंड नीचे आता गया, नीचे आता गया, और आज ये हाल है कि ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा। अगर आज से 4-5 साल पहले हम बात करते तो ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ELSS फंड चला करता था इस पीरियड में जो मैं बात कर रहा हूँ। और आज आप देखेंगे लगातार बहुत सारे टाइम से ये फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे। पिछले 3 सालों में सिर्फ 15% की रिटर्न दिए। तो जो इन्वेस्टर उस टाइम में इसमें फंस गए होंगे, जो आज भी वेट कर रहे होंगे कि शायद ये फंड परफॉर्म करेगा, ये फंड परफॉर्म करेगा, तो मुझे लगता है उन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को ये बताते हुए आया हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। अगर दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको एक साल की रिटर्न यहाँ पर दिखाता हूँ, सिर्फ इस फंड की मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से कम 20% कम रिटर्न दिए है। बहुत ही ज़्यादा खराब रिटर्न इस फंड ने पिछले 1 सालों में दी है। तो ऐसा फंड मुझे लगता है कि आपको, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आप इन फंड से निकल सकते हैं। अब अगर हम इसकी भी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशो 0.91% के आसपास है। अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे वो 14,000 करोड़ के आसपास है। तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मुझे लगता है दोस्तों उस जमाने में जब ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया करता था, उस जमाने का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो दोस्तों फंड्स में इन्वेस्ट करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, सही समय पे सही मौका देख के मार्केट में उनसे निकलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको कुछ फंड्स बता देता हूँ जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो एक अच्छा टाइम है आपके पास ऐसे फंड्स में प्रॉफिट बुक करने का। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।